और आइए कुछ ही देर में एग्जिट पोल हम तो पेश करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम चर्चा कर रहे हैं बम्पर वोटिंग पर। बम्पर वोटिंग हुई है 5 बजे तक का अगर आंकड़े की बात करें तो लगभग 60% तक वोटिंग की खबर आ रही है। 5वां चरण बम्पर वोटिंग का चरण रहा है और इसी को लेकर के हम आप ये चर्चा कर रहे हैं आपके सामने कि दावे अपने अपने किस पार्टी के क्या क्या हैं। एनडीए का साफ तौर पर कहना है कि 2/3 बहुमत के साथ उनकी सरकार बनेगी, ऐसा अमित शाह ने कई बार कहा। आज हालांकि उन्होंने कहा कि आज कुछ नहीं बोलूंगा, 8 नवंबर को बोलूंगा। लेकिन लालू काफी आगे बढ़ गए, 190 सीटें। लालू ने कहा कि महागठबंधन 190 सीटें जीतेगा। विनोद अग्निहोत्री जी, लालू साहब कॉन्फिडेंट नजर आए या ओवर कॉन्फिडेंट? देखिए, लालू जी का अपना स्टाइल है, आप लोग जानते हैं कि अपनी राजनीतिक शैली है, वो बड़ी आक्रामक राजनीति करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा हौसले और उत्साह से लबरेज रखते हैं। ये उनका तरीका है। अब ये चुनाव के बाद, मतदान के बाद हर पार्टी के नेता दावे करते हैं, उनको करना भी चाहिए। मुझे तो आश्चर्य है कि अमित शाह जी ने दावा क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे याद है लोकसभा चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये दावा किया था कि जो है भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल रहा है और लगातार तुरंत किया था। आज अमित शाह जी क्यों कह रहे हैं कि 8 तारीख को मैं बोलूंगा, ये थोड़ा सा मुझे मतलब एक अजीब सा। आज भी दोहरा देते कि 2/3 के साथ बोल देते, उसमें क्या दिक्कत। लेकिन आज वो नहीं बोले तो पता नहीं, उनका अपना फैसला है। और जैसा प्रदीप जी कह रहे थे कि हर नेता का अपना नेताओं के पास बोलने को बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ बोल सकते हैं, कम से कम धन्यवाद ही दे देते हैं अनंत कुमार जी की तरह। तो लेकिन नहीं बोले, तो ये एक संकेत समझे जो भी समझे। लेकिन ये जरूर है कि जो बम्पर पोलिंग जो हो रही है, अगर उस पर हम बात करें तो खासकर ये जो चरण है, जो आज जहां पोलिंग हुई है, यहाँ पिछले चुनाव में भी आप देखिए, हम लोग सुबह भी चर्चा कर रहे थे, लोकसभा चुनाव में भी यहाँ 63-64% के आसपास पोलिंग हुई थी इस पूरे इलाके में, और पिछले विधानसभा चुनाव में भी यहाँ बहुत ज्यादा पोलिंग हुई थी। यहाँ का जो सामाजिक जो समीकरण, जो सामाजिक संरचना है इस क्षेत्र की, वो ज्यादा वोट डालने वाली एक यहाँ पर है प्रवृत्ति। मैं अब उसको उस आधार पर तो नहीं कहूंगा कि फलाने धर्म के लोग ज्यादा है, वो ज्यादा, लेकिन यहाँ लोग ज्यादा वोट करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस बार बिहार ने ओवरऑल, अब देखिए, एक दूसरा चरण आप छोड़ दीजिए, उसमें थोड़ा सा कम रह गई थी पोलिंग। दूसरा तीसरा चरण में कम अपेक्षा, जहां पटना और जिसमें था, बाकी सब जगह हालांकि वहां भी पहले से ज्यादा पोलिंग हुई है, लेकिन अपेक्षाकृत रूप से कम रही। बाकी सब जगह पोलिंग जो है अच्छी रही, पहले ज्यादा हुई। इससे एक नतीजा साफ है कि जो भी नतीजा होगा वो मुझे लगता है वो घिचपिच वाला नहीं होगा। वो नतीजा बिल्कुल जनता अपना जनादेश बिल्कुल स्पष्ट देगी। वो किस तरफ देगी ये तो थोड़ा संकेत हो सकता है, अनुमान आपने एग्जिट पोल से मिले, या फाइनल तो अंतिम रूप से 8 तारीख को। नहीं, आप देखिए जिस तरह से लाइन लगी है। हाँ। आमतौर पर चुनाव में हम लोग जब दिखाते हैं टीवी पर कि 7 बज गया, अभी लोग आना शुरू हो रहे हैं, थोड़ी देर में आएंगे, नाश्ता करके आएंगे। इस बार आप देखिए 6, 6:30, पौने 7 तक लाइनें लग जा रही हैं। हाँ। तो वो जो उत्साह है, वो उस तरह का उत्साह कम देखा जाता है। वो नतीजे देने वाला उत्साह है, नतीजे देने वाला उत्साह है। लेकिन बावजूद उसके साबिर अली साहब अब तक अमित शाह बड़े गर्मजोशी के साथ कहा करते थे कि 2/3 बहुमत के साथ हमारी बिहार में सरकार बनेगी। आज कुछ बोले नहीं, इसको लेकर के स्पेकुलेशन सब बढ़ते जा रहे हैं कि अमित शाह को क्या आशंका होने लगी है? देखिए, आज आखिरी चरण का वोट खत्म हो गया। आशंकाएं अब 2 दिन लगेगी। मैं समझता हूं कि अखबार की, टेलीविजन की अपनी जिम्मेदारी है, वो निभाते रहेंगे। लेकिन हम अभी जस्ट आपके यहां 5 मिनट आने में समय लग गया मेरे अपने घर पे पहुंचने के लिए। कल रात को 12 बजे क्षेत्र छोड़ा हूं मैं, और जो सीमांचल का इलाका है, 4 जिले का दौरा लगातार मैं रहा वहां। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस बार क्या 4/3 की, 2/3 की, 3/3 की, 1/3 सरकार एनडीए की बनेगी, ये बिहार की जनता। साबिर अली साहब, ये बयान रिकॉर्ड करके रख लूं आपका? एकदम रख लीजिए। रिकॉर्ड तो हुई गया, मैं वो तो सबका रिकॉर्ड हो जाएगा। आर्काइव कर लूंगा। दौरा किया हूं। नहीं तो फिर अमित शाह में ये विश्वास क्यों नहीं नजर आया? ऐसा आपको लगता होगा विश्वास, उनकी विश्वास अंदर होगी, कोई जरूरी नहीं कि विश्वास कभी अभी कर दिया जाए। 8 तारीख तक समय है, कल का दिन है, परसों का दिन है, 2 दिन का इंतजार। लालू जी ने 190 किया, 100 बढ़ा दिया, उनका आकलन ठीक है, 90 में वो सिमट रहे हैं। हाँ। और आप 70 में।
ये तो आंकड़ा ही गड़बड़ हो गया। वो कह रहे हैं कि आप 90 में सिमट रहे हैं, आप कह रहे हैं वो 70 में सिमट रहे हैं, बाकी कितने नहीं, लेकिन हाँ, वो बाईपास कर रहे हैं लोग, इनको पता नहीं है। 90 वो अकेले कांग्रेस को दे रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं कोयले वाले में। नहीं, 90 अकेले लालू जी को मिल रहा है, ऐसा साबिर अली साहब कह रहे हैं। साबिर अली साहब, 90 अकेले लालू को मिल रहे हैं क्या? अभी कह रहे हैं लालू जी को मिल रहा है। दोनों उनके महागठबंधन लालू अगर है कहा अकेले, नहीं, आपकी बात सही है। अकेले है कहा, आज से तो अकेले ही लड़ रहे हो। लालू जी को अकेले अगर 40 क्रॉस कर जाएंगे तो फिर लालू जी फिर वो अपना रिक्शा उठाएंगे, जंगल राज को बुलाना शुरू कर देंगे, 40 मिल जाए तो। आप तो उनके साथ रहे भी हैं, नीचे जा रहे हैं। आप तो उनके साथ रहे हैं उस जमाने में। नीतीश जी के साथ रहा हूं, बिल्कुल रहा हूं, नहीं, बिल्कुल रहा हूं। लालू जी के साथ भी रहे उस जमाने में। कुछ ही जगह बचा हुआ है। लालू जी के साथ में नहीं, उस वक्त जनता दल थी, जनता दल का एक छत्र राज था, लालू जी उसके पार्ट थे। आप लोक जनशक्ति पार्टी में थे और उस समय लोक जनशक्ति पार्टी लालू जी के साथ थी। 2010 की बात। चले छोड़ दीजिए उस मसले को, वो मसला नहीं है। साबिर अली साहब छोड़ दीजिए, इतिहास में वहां मत जाइए। आपको जब वो बात करना होगा तो बैठ के बात कर हाँ, लीजिए, ठीक समय है। तय कर लीजिए। ठीक है, चाय वाय पीजिएगा आप लोग, कॉफी वॉफी के साथ वो बात कीजिएगा। साबिर अली साहब, ये जिस तरीके की चुनाव से पहले की खबरें आई, 2 करोड़ में सीट बिकने वाला मामला, गिरिराज सिंह का बयान कि भाई पिछड़ा ही सीएम होगा, शत्रुघ्न सिन्हा के विरोधी बोल, आपको लगता है कि इससे जनता पे, खासकर आपके वोटर पर इंपैक्ट पड़ा? तीसरा चरण, जहां जो आपका गढ़ माना जाता था वहां पर ही वोटिंग कम हुई, ये आपको लगता है कि आपके अपने अंदर ही पार्टी के लोगों की बयानबाजी से आपको जो भी नुकसान होगा वो नुकसान उन्हीं की वजह से होगा? देखिए, ऐसा है कि बयानबाजी किसी भी पार्टी के लोग दें, उसके नुकसान फायदे दोनों होते हैं। सच्चाई यही है, और कितना नुकसान और कितना फायदा किसके बयान से होगा ये तो 8 तारीख तय करेगा। ईवीएम में बंद हो गया, अपना वोट एक लोग गिराते हैं, वही जानता है कहां। अगर वो अपनी पत्नी से या अपना भाई से या बेटा से शेयर करता है तो दूसरा जानेगा। वहां जो पुलिंग बूथ पे पुलिंग अफसर रहता है उसको भी पता नहीं कहां वोट डाला। जी, यानी आपको लगता है फायदा नुकसान ज्यादा आंक रहे हैं, फायदा ज्यादा? फायदा तो हो ही नहीं सकता इस तरीके की बयानबाजी का। साबिर अली साहब, ये मैं उसका विश्लेषज्ञ नहीं हूं। हाँ, नहीं, लेकिन डेंट तो पहुंचा होगा ना उसका। आज उसी वजह से शायद अमित शाह चुप रहे। नहीं, हमारे पास नहीं, अमित शाह जी का क्यों चुप रहे? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनको पता है। मैं आपको इतना बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई, एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से, जिसको कंफर्टेबल मेजोरिटी कहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सरकार बनाएगी। आंकड़े मैंने जो अगर मैं दूंगा तो मैं सरासर झूठा हूं कि ईवीएम में बंद है। हम बता दें 190, 180 आगे पीछे होना है, कौन बताएगा भाई? कोई ज्योति से आंख बंद करके डब्बे में क्या है वो गिन लेगा। चले लालू जी की बात एक बार सुनते हैं। लालू जी ने मतदान पूरा होने के बाद क्या कुछ कहा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गौ माता तो वहाँ है, हाँ, सब गौ माता को सबको पूरा स्वीप, पूरा बिहार जो रिपोर्ट है पूरा स्वीप कर दिया 5वां पेज पे। कहीं बीजेपी का तापड़ा 190 सीट से कम नहीं आएगा गठबंधन को। आज तो विभिन्न चैनलों का आएगा, लेकिन मेरा आकलन है कि लगभग 190 सीट आएगा गठबंधन। कहीं कुछ आता ही पता नहीं है भाजपा का। बिहारी लोग वोटे नहीं दिया भाजपा को। भाजपा को देश में रखना एक दिन भी देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के बराबर है। देखा कल कोई कर्नाटका का मुख्यमंत्री कुछ बोला तो इसे बोला कि गर्दन काट के फुटबॉल बना देंगे। इतना ही सब मनबड़ू हो गया है इसका, आरएसएस का ये सब। तो यहाँ पर एकदम शिव ग्रेट विक्ट्री है। चुनाव के मना करने के बाद भी बीजेपी अपना आइडिया। हाँ, तब आदत नहीं छोड़ेगा, ये सब आदत से लाचार है सब। विनोद अग्निहोत्री जी, 190 सीट का प्रेडिक्शन लालू अपने लिए कर रहे हैं, महागठबंधन के लिए कर रहे हैं। अभी मोदी साहब जब पिछले दिनों प्रचार में थे तो 33 घोटाले उन्होंने गिनाए थे 80 सेकंड के अंदर। तो क्या माना जाए कि मोदी की लहर वहां खत्म है, अगर लालू को ये कॉन्फिडेंस है कि वो 190 सीटों के साथ आ रहे हैं सत्ता में? देखिए, लहर किसकी खत्म है और किसकी हो रही है ये तो हम लोग 8 तारीख को ही कह पाएंगे, बता पाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है। जो आक्रामक प्रचार प्रधानमंत्री ने किया है
उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने एक लहर बनाने की कोशिश जरूर की, कोशिश उसके जरिए। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, यानी आपने कोशिश कहा, उसको कामयाब नहीं तो रिजल्ट तो बताएगा ना किसकी लहर किसकी आंधी, वो तो तब पता लगेगा। आप तो बिहार हाँ भाई वही आते जाते तो मेरी बात मैं आगे कह रहा हूँ, बिहार में गया हूँ इस चुनाव। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, देखिए 3 चीजें जो है इस चुनाव में जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि आप किसी से भी पूछिए तो नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। जो वोट दे रहा हो वो तो तारीफ करता ही था, जो नहीं भी दे रहा है वो भी कहता था कि भाई काम तो हुआ है, हम आज इसीलिए यहाँ दुकान चला रहे हैं, बिजली आ रही है। खैर, दूसरी चीज ये थी कि किसी से पूछिए कि क्या लोकसभा चुनाव जैसा एक तरफा मामला है, तो चाहे बीजेपी का समर्थक भी वो भी कहता था नहीं मुकाबला है, और दूसरे भी कहते थे मुकाबला है, यानी लड़ाई है। तो जो लोकसभा चुनाव में एक तरफा स्थिति थी वो नहीं बल्कि मुकाबला है। तो जब आप एक आदमी 100 मीटर आगे है और जो 100 मीटर पीछे वाला सब बराबरी पर आ जाए तो इसका मतलब परिस्थिति बदली। 2 चीजें। और तीसरी चीज जो थी वो ये है कि जो ये माना जा रहा था, जिसपे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग इस पर बैंक कर रहे थे कि लालू यादव का वोटर नीतीश के कैंडिडेट को वोट नहीं देगा, नीतीश का वर्कर लालू यादव के कैंडिडेट के साथ नहीं जाएगा, तो जमीन पर मुझे उन दोनों की सिनर्जी दिखाई पड़ी। आप यादव के गांव में जाइए, वहां नीतीश कुमार के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आप ईबीसी के वहां जाइए, वहां महागठबंधन की चर्चा हो रही थी, जो उनके वोटर थे। ऐसा नहीं कि वहां बीजेपी की चर्चा नहीं थी, एनडीए की चर्चा नहीं थी, उनकी भी थी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आरजेडी का जो और जेडीयू का जो सपोर्टर वर्कर है, वो उनकी जो स्ट्रेटजी एक थी कि उन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नीतीश कुमार भी गए, लालू यादव भी गए। उसका क्या फायदा हुआ, जो लोग यहां बैठकर नहीं समझ पाए, वहां जाके पता लगता था कि अगर आरजेडी का कैंडिडेट है और नीतीश कुमार वहां मीटिंग करने जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार की वजह से जेडीयू का वर्कर और वोटर आता था और कैंडिडेट आरजेडी के वर्कर को और वोटर को लाता था, और वो जो ग्राउंड पे सिनर्जी बनती थी दोनों की। इसी तरह अगर लालू जी जा रहे हैं सभा करने और वहां जेडीयू का कैंडिडेट है, कांग्रेस का कैंडिडेट है, तो वो अपने वर्कर वोटर लाता था और लालू जी को आरजेडी कहते थे। इससे जो सिनर्जी बनी है वो भी एक अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो ये जो कहना कि उनका वोट यादव उनको वोट नहीं कर रहा, कुर्मी उनको नहीं कर रहा, वो नहीं है। तीसरी एक और चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि इस पूरे चुनाव में विकास के मामले में 2 मॉडल के बीच में मुकाबला है। एक नरेंद्र मोदी जी का मॉडल, एक नीतीश कुमार का मॉडल। आमतौर पर जहां जहां कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद मैदान में गई, वहां कांग्रेस का जो शासन था उसको लेकर के जो नाराजगी थी और उस पर बहुत बड़ा मौका हमला करने का था बीजेपी के पास, वो मौका यहां इनके पास नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने जो 32 घोटाले गिनाए वो भी बहुत देर से गिनाए, और उसमें बहुत सारे पुराने मामले थे जिन पर जो है बहुत बिहार में चर्चा हो चुकी है। तो ऐसी कोई चीज नहीं मिली कि जिससे आप एकदम से नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दें और एकदम से हवा बदल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुकाबला की जो बात है तो लड़ाई है। ठीक है, लड़ाई है। मैं चंदन यादव जी से भी उनका व्यू लूंगा। बहुत देर से खामोश हैं, मन में लड्डू उनके जरूर फूट रहे होंगे 190 लालू सुनकर के, लालू ने 190 सीटें जो कहा। लेकिन मैं उनसे भी पूछूंगा कि उन्हें क्या भविष्य नजर आता है। लेकिन आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, ये स्टूडियो में हम दिखा रहे हैं एग्जिट पोल किस तरीके का होगा। कुछ ही देर में आपके सामने जब एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू होंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आज तक का आंकड़ा आया है। ये आज तक चैनल ने आंकड़ा दिखाया है, बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए 120, 117 महागठबंधन और अदर्स के खाते में 6। ये अभी इंडिया टुडे का आंकड़ा आया है। ये इंडिया टुडे ने जो अपना एग्जिट पोल का आंकड़ा प्रस्तुत किया है, ये वो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं किसको कितनी सीटों पर 243 में से 120 प्लस एनडीए और महागठबंधन 117, 6 अन्य के खाते में। इसी तरह और क्या कुछ आंकड़े इस वक्त प्रस्तुत किए जा रहे हैं ये आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, टाइम्स नाउ का आंकड़ा और देखते चलते हैं। ये टाइम्स नाउ का आंकड़ा है किसको कितनी सीटें, बीजेपी 111, बीजेपी प्लस 111 और जेडीयू प्लस 122 यानी महागठबंधन को 122 और 10 के खाते में अन्य सीटें। यानी यहां मामला दोनों ही आंकड़ों में आपने देखा कि पेचीदा नजर आ रहा है। जैसा विनोद अग्निहोत्री ने कहा, जैसा प्रदीप सिंह जी ने कहा कि इस बार क्लीन स्वीप होगा, जिसकी भी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों ही एग्जिट पोल्स के नतीजों में, चाहे वो इंडिया टुडे का हो या फिर टाइम्स नाउ का, पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद चंदन यादव का व्यू हम लेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
बिहार का एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं। दो सोर्सेस के हमने जिक्र किए, हमने इंडिया टुडे के सोर्स का जिक्र किया, हमने टाइम्स नाउ के सोर्स का जिक्र किया। आप देख सकते हैं टाइम्स नाउ 111 बीजेपी प्लस, 122 जेडीयू प्लस और अदर्स के खाते में 10 सीटें। इसके अलावा टाइम्स टुडे ग्रुप की बात की जाए अगर, तो उसका भी आकलन कुछ इसी तरह का 120 बीजेपी प्लस, जेडीयू प्लस 117 और 6 सीटें अदर्स के खाते में। चंदन यादव जी, उस वक्त आपको बहुत बुरा लगा होगा जब लालू जी सोनिया जी के साथ मंच शेयर नहीं करते थे, लेकिन आज खुशी हुई 190 सीटों पर वो अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी को ये बुरा लगा कि आप पिछले 50 मिनट से कांग्रेस पार्टी को खामोश रखे हैं और ये मेरा प्रोटेस्ट है। अच्छा। और इस प्रोटेस्ट को मैं विथ नो ऑफेंस टू माय पैनलिस्ट, मैं इस प्रोटेस्ट के साथ आपके दर्शकों को धन्यवाद करते हुए मैं आज इस प्रोटेस्ट को कायम हूं कि 1 घंटे का समय मिला है, मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, अगर मैंने 2-2 मिनट का समय आपने कहा कांग्रेस पार्टी खामोश, आपने कहा कांग्रेस आपको दे रहा हूं। आपका चैनल, मैं ये आपके चैनल और आपके एंकरिंग का पिछले 50 मिनट से आप देख लीजिए, 55 मिनट से उसमें ब्रेक भी काट दिए। नहीं, उसमें ब्रेक भी निकालिए। अनुराग, मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। बहस का मामला आप बुलेटिन का हिसाब किताब मत करिए। नहीं, अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं घड़ी देख लो आप। पैनलिस्ट बैठे हैं हमारे, आपने कहा कांग्रेस पार्टी को आपने खामोश रखा है लोकतंत्र में। नहीं, आपको ऐसा लगता होगा। आपका चैनल है, आप हमें खामोश रख सकते हैं, लेकिन जनता लोकतंत्र में हमें हक है। आपके माध्यम से हम इस जनता के सामने प्रोटेस्ट रख रहे हैं। कुछ नहीं है तो एक अलग नहीं, बात है। कहने के लिए हमारे पास इतना कुछ है कि आप मौका नहीं देना चाहते हैं। जिनके पास कहने को नहीं था, बोले 8 तारीख को बोलेंगे, आपने बार उनको दिखाया। जनता से पूछिए, आपका ये चैनल, आपका चैनल, ये बहुत अच्छी बात है कि चैनल पर सवाल उठा दीजिए। आप चैनल के पास पहली बार नहीं आ रहे हैं। जनता के सामने है ना। एक मिनट में हो गया प्रोटेस्ट, बात बोलनी है वो नहीं, मैं कह रहा हूँ अब आप धरना भी दे देंगे तो फिर मेरा धरना की बात नहीं, मैं अपना जो भी कहना है अपना विचार रखिए। मैं यही चीज है। बोलिए। नहीं, मैं इस प्रोटेस्ट के साथ यही कह रहा हूं कि मुझे जो कहना था बस इतना ही कहना था। मेरा समय भी हो गया, अब अगला पैनल आएंगे, आप उनसे नहीं, पैनल यही रहेगा। आप रहना चाहें आप भी रहिए, पैनल भी चेंज हो जाएगा। मैंने जितना समय औरों को दिया उतना ही आपको दे रहा हूं। आपने वो समय प्रोटेस्ट करने में बिता दिया। अभी आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। लोकतंत्र, आप भी लोकतंत्र का एक स्तंभ है। पार्ट मुझे मत बताइए, मुझे अपनी भूमिका अच्छे से पता है। चंदन यादव, ना मैं पहली बार एंकरिंग कर रहा हूँ, ना आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं। ये जनता भी देख रही है। जनता ने तो फैसला आपका कर ही लिया। कांग्रेस पार्टी को जनता ने आपका फैसला, जनता ने मुझसे पहले किया। 8 तारीख को फैसला, वो आप भी जान रहे हैं। फैसले पर आपकी राय अगर आपको देनी हो तो बताएं, नहीं तो मैं फिर ब्रेक की तरफ बढ़ूं। चंदन शीतल रही है नाम के अनुसार। नहीं, ये सवाल चंदन का नहीं है। सवाल है कि आपने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जो लोकतांत्रिक समय मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। चंदन पर जो सांप लिपटे रहते हैं उससे आप प्रभावित ज्यादा हो गए आज। वो तो आप प्रभावित होते हैं। कॉन्क्लूजन उसी से लिया जाता है जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी होता है। देखिए, मैं औरों की नाराजगी भी मोल लेने के लिए तैयार हो रहा हूं। चलिए, चंदन यादव अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। बहरहाल उनकी किस्मत में बिहार की जनता ने क्या लिखा है वो 8 तारीख को फैसला सामने आएगा। अमित शाह की परिपाटी पर उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। एक छोटी अब की बार किसका बिहार, एनडीए सरकार या नीतीश फिर एक बार? यही है सबसे बड़ा सवाल। 8 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले सबसे सटीक एग्जिट पोल आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर। शाम के 6 बज चुके हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है जिनसे करेंगे हम बातचीत इसी मुद्दे पर। कौन पड़ेगा किस पर भारी, कुछ ही देर में वो तमाम आंकड़े होंगे आपके सामने। एक बार अपने मेहमानों से करा देती हूं आपका परिचय। हमारे साथ बीजेपी के नेता साबिर अली साहब जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से। नदीम जावेद कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं। अनुज गुप्ता जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा भवेश झा जो कि सेफोलॉजिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। नदीम जावेद जी को आप देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, उन सभी से हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल आखिर कहता क्या है, और वो है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को टाइम्स नाउ दे रहा है 111 सीटें, जेडीयू प्लस 122 यानी कि महागठबंधन को बहुमत देता हुआ टाइम्स नाउ यहां पर दिखाई दे रहा है, और अन्य के खाते में 10 सीटें। ये टाइम्स नाउ सी वोटर का एग्जिट पोल है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी कि साफ साफ यहां पर महागठबंधन की सरकार बनाता हुआ टाइम्स नाउ दिखाई दे रहा है।
इंडिया टुडे सिसरो का ये एग्जिट पोल है। बीजेपी प्लस 120 सीटें देता हुआ जेडीयू प्लस यानी कि महागठबंधन नीतीश लालू को 117 सीटें, 3 कम, जबकि अन्य के खाते में 6 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया टुडे और सिसरो। इसी पर एक छोटा छोटा सा कमेंट मैं ले लेती हूं। सबसे पहले प्रदीप जी आपसे, टाइम्स नाउ यहां पर सीधे महागठबंधन की सरकार बना रहा है, जबकि 2 कम का आंकड़ा रखा हुआ है यहां पर इंडिया टुडे। नहीं, आप देखिए तो ये अभी तक जो आए हैं एग्जिट पोल, वो जो उनके लास्ट ओपिनियन पोल थे, कमोबेश उन्हीं के आसपास है जी। कोई बड़ा परिवर्तन, कोई चौंकाने वाली बात जो है इस एग्जिट पोल से दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह का चुनाव प्रचार चला है, जिस तरह की लड़ाई रही है, एकदम सीधा सीधा 2 गठबंधनों के बीच में कांटे की टक्कर। हाँ, कांटे की टक्कर, लेकिन उसमें फिर विनर टेक्स ऑल वाला मामला होता है कि जो जीतता है वो अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है। लेकिन ये जो इंडिया टुडे सिसरो का है, ये देखिए 120 यहां पर बीजेपी प्लस को और 117 यानी कि 2 सीटें जो बहुमत से कम है बीजेपी की और 117, यहां पर तो मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प है। लेकिन वो कॉमन सेंस जो है वो ये इसको लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर महागठबंधन जीत रहा है तो मुझे लगता है 140, 50, 60 तक जाना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है? जो भी जीतेगा जी, उसको पूर्ण बहुमत से बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसा क्यों सीधी लड़ाई, इसलिए कह रहे हैं कि सीधी लड़ाई में अब बगल में सेफोलॉजिस्ट बैठे हैं, इसलिए इनका अधिकार ज्यादा है इस बारे में बोलने का। लेकिन मुझे लगता है कि 1-1.5-2% का वोट भी सीटों में बहुत अंतर डालता है जी। ज्यादा आप जो पता लगाते हैं वो आप मतों का अंतर तो पता लगा सकते हैं, लेकिन जब उसको सीटों में एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो अक्सर गलती होती है। ये नहीं कह रहे कि ये गलत है जी, लेकिन हो सकता है ऐसा, इस तरह से हो सकता है। भविष्य, ये जो आंकड़े सामने आए हैं ये क्या दर्शाते हैं? देखिए, जब किसी भी जगह पे बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता है तो उसमें या तो 160, यदि 200 के ऊपर सीटें हैं तो ये देखा जाता है कि या तो 160 प्लस एक गठबंधन को या एक पार्टी को मिलना तय होता है जी। इसमें ये देखा जा रहा है, अलग अलग, अभी हमारा सर्वे नहीं दिखाया गया है, अलग अलग चैनल के जो सर्वे आ रहे हैं उसमें काफी कंफ्यूजिंग है और ये उसी लाइन पे है जैसे प्रदीप सर बता रहे थे कि ये ओपिनियन पोल जो पहले आ रहे थे वे उसी लाइन पे है। इसमें कुछ बहुत ज्यादा चमत्कार नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन जहां जहां पूरे बिहार में घूमा हूं और जो माहौल है, जिस तरह की वोटिंग हुई है, कहीं पे भी मुझे ज्यादातर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट नहीं दिखने को मिला है। तो बाइपोलर कॉन्टेस्ट में इस तरह की रिजल्ट नहीं आती है, एक तरफा होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं। चलिए, सीएनएक्स मीडिया का जो एग्जिट पोल है वो भी बहुत जल्द हम सामने रखेंगे, लेकिन उसके पहले अनुज गुप्ता जी आपकी टिप्पणी इस पर। मैं आप दोनों की राय से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। 4.5 साल पहले जब केरल में चुनाव हुआ था वो बाइपोलर कई दशकों से है, उसके बावजूद 69 और 71 ये सीटें मिली थी वहां पे उस समय। तो यदि क्लोज कॉन्टेस्ट हो तो संभव है कि बहुत कम सीटों का अंतर हो, मगर जो दोनों सर्वे ये दिखा रहे हैं कि कांटे की टक्कर है और इशारा कर रहे हैं कि हंग असेंबली भी हो सकती है। यदि हंग असेंबली होती है तो तय मानिए कि जिनके पास 1-1, 2-2, 3-3 सीटें होंगी वही किंग मेकर वहां होने वाले होंगे, वही किंग मेकर। लेकिन साबिर अली साहब, एक चीज है कि केरल का जो उदाहरण दे रहे हैं, हमको लगता है कि वो शायद आधे % का अंतर था दोनों गठबंधनों, बिल्कुल। अभी तो लेकिन अगर 1.5-2-2.5% का अंतर है तब ये सीटों का अंतर इस तरह का नहीं होना चाहिए। अभी तो बहुत सारे आएंगे एग्जिट पोल, मैं दिखाऊंगी, लौटूंगी मैं आपके पास। साबिर अली साहब, यहां पर अगर हम टाइम्स नाउ सी वोटर को ले लें तो वो तो आपकी चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि आप लोग महागठबंधन से 10 सीटें पीछे चल रहे हैं। इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, ऐसा है, कोई चिंता की, चूंकि मैं क्षेत्र से आ रहा हूं, अभी आधा घंटा आपके चैनल पे 5 मिनट लेट से पहुंचा कि डायरेक्ट मैं बिहार से आ रहा हूं जी। मैं रात को 12 बजे क्षेत्र छोड़ा हूं, इसलिए मेरे मन में ना कोई संदेह है और ना ही चिंता है। मैं जानता हूं कि एनडीए की सरकार बनेगी। मैं स्वयं 60 सीटों से ज्यादा तकरीबन दिन भर रह के, रात भर रह के हमने वहां आकलन की, देखा जो भी हमारे पार्टी की तरफ से करना था, इसलिए मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार बननी वहां तय है। कितनी सीटें दे रहे हैं सर? कोई चिंता है ना संदेह है जी। कितनी सीटें दे रहे हैं खुद को? देखिए, ऐसा है, सीटों का आंकड़ा मैं इस वक्त दूं, कम से कम मेरे फितरत में नहीं है कि मैं किसी तरह कोई ऐसी बात कह दूं जो हकीकत से परे हो, लेकिन कंफर्टेबल मेजोरिटी एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और बिहार में परिवर्तन की अंडर करंट लहर थी और मैंने 4 सभाएं प्रधानमंत्री के देखी। यकीन मानिए, चूंकि हम उस पार्टी से इसलिए नहीं कह रहे हैं, मेरे समझ से परे कम से कम बिहार के जिलाओं में ऐसी
कभी सभाएं मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ी, वो हमने भी देखा, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस भीड़ ने एनडीए को वोट किया है। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ, नदीम जावेद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। नदीम, यहाँ पर आपसे मैं समझना चाहूंगी, हालांकि आज जो 5वें चरण में मतदान हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के लिए अगर व्यक्तिगत रूप से मैं बात करूं तो काफी ज्यादा अहम रहा है, लेकिन जो सर्वे, जो एग्जिट पोल हमारे सामने है उसके लिहाज से इंडिया टुडे सिसरो 117 सीटें आपको दे रहा है, यानी कि बीजेपी से 3 आप लोग कम है, एनडीए से 3 आप लोग कम है, जबकि दूसरी तरफ टाइम्स नाउ आप लोगों की सरकार बनवा रहा है। दोनों में से सही आंकड़ा किसका है? आप खुद को कितनी सीटें दे रहे हैं? मैं देखिए, जो पूरी डिबेट हो रही है ये आज के एग्जिट पोल पर हो रही है। जमीन पर क्या हुआ, किसके पास कितनी भीड़ आई, मीटिंग कैसी हुई, भीड़ कैसी थी, पोलिंग कैसी थी, माहौल कैसा था, वो एक अलग इशू है जी। इशू ये है कि आज अलग अलग संस्थाओं ने जो आज सर्वे किया है, एग्जिट पोल किया है, उसके आधार पर क्या चीजें निकल के आ रही है। इसलिए बात थोड़ा लॉजिकल और रैशनल हो तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर बात होगी। बिल्कुल ज्यादा बेहतर बात होगी, लेकिन अगर मैं पूछ लेती हूं, आपके ही सहयोगी लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हमें 243 में से 190 सीटें मिल रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी तो कोई आकलन लेकर चल रही होगी ना। क्या आप सहमत हैं लालू जी की बातों से कि यहां 190 आ रही है महागठबंधन को? चलिए, कोई दिक्कत आ रही है दोबारा? ने एक सर्वे किया है जो तीसरा फेज था जी। उस फेज में यह माना जाता था कि बीजेपी और उनके सहयोगी बहुत मदद करेंगे। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि तीसरे फेज में भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है बीजेपी को। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से प्रदीप जी आपके पास में आना चाहूंगी। चूंकि अगर इन जो आंकड़े इस वक्त हमारे सामने हैं उसमें बात कर लें तो अगर बीजेपी जीतती है तो जाहिर तौर पर मोदी और अमित शाह काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, लेकिन अगर यहां पर जो आंकड़े टाइम्स नाउ और सी वोटर के हम दिखा रहे हैं, जेडीयू गठबंधन जीतता है तो फिर यहां पर नीतीश कुमार को लेकर क्या प्रभाव बढ़ जाएगा और इसका आगे आने वाले वक्त में न सिर्फ केंद्र पर बल्कि अन्य राज्यों पर भी असर देखा जाएगा? देखिए, उसका एक असर तो ये होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी के अल्टरनेटिव लीडरशिप की दौड़ में सबसे आगे हो जाएंगे। बीजेपी के खिलाफ जो भी गठबंधन बनेगा या जो भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगा उसको लीड करने की स्थिति में होंगे या कम से कम उनका नाम सबसे आगे होगा। एक फर्क तो ये पड़ेगा। दूसरा फर्क ये पड़ेगा कि पिछले 4 चुनाव से लालू प्रसाद यादव की राजनीति को बिहार के लोग रिजेक्ट कर रहे थे, तो इसका मतलब बिहार के लोगों ने लालू प्रसाद यादव को अब माफ कर दिया है। उसका एक अर्थ ये निकलेगा, मतलब जंगल राज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, आप ये कहना चाह रहे हैं। तीसरा महागठबंधन की जीत का मतलब ये होगा कि प्रधानमंत्री का जो विकास का वायदा था, भरोसा था, उससे ज्यादा लोगों ने नीतीश कुमार के विकास के काम पर भरोसा किया। चलिए, इसी सवाल के साथ मैं साबिर अली के पास चलना चाहूंगी। साबिर जी, तो फिर मानेंगे इस बात को कि नीतीश कुमार जिस विकास के मुद्दे के साथ आगे बढ़ रहे थे, अगर इतनी सीटें यानी कि 122 मिलती हैं नीतीश कुमार को, तो उनके विकास की जीत होगी और जिस विकास मॉडल की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, उसकी यह हार होगी? देखिए, प्रदीप जी की बात से मैं सहमत नहीं हूं। बड़े वरिष्ठ प्रतिक्रिया, मैं इनके आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। अगर नीतीश कुमार को बहुत इतना भरोसा था बिहार की जनता और उनके अपने काम पे, 7.5 साल अच्छे काम हुए, उसको सब लोगों ने इकरार किया, उसको माना, तस्लीम की जी। लेकिन अगर इतना ही था तो जिस लालू यादव के खिलाफ उन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर की चढ़ान चढ़ी, राजनीति में पहले से थे, क्यों जरूरत पड़ गई जाने के लिए? अगर भरोसा था तो लड़ लेते। इसका मतलब है कि उनके अपने काम किए हुए पे भरोसा नहीं था, उनको भरोसा था कि ये गठबंधन से जातीय समीकरण जो बनती है उसी पे हमारा नैया पार होगा, तभी उन्होंने किया। अगर नीतीश कुमार को 10% भी लगता, मैं उनके साथ रहा हूं, काम किया हूं जी, तो किसी कीमत पर लालू के साथ नहीं जाते। चलिए, इसका जवाब देना चाह रहे हैं नदीम जावेद। नदीम, नहीं, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि जो उत्तर भारत की राजनीति है और विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश की और बिहार की राजनीति है, उसमें जातियों का समीकरण एक सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।
और अगर नीतीश कुमार जी ने, लालू यादव जी ने या कांग्रेस ने मिलकर एक महागठबंधन बनाया, तो आपने भी पासवान साहब के साथ और मांझी साहब के साथ और कुशवाहा साहब के साथ मिलकर एक सामाजिक समीकरण खड़ा करने का प्रयास किया और आपने विकास के बहुत वायदे किए और बहुत नारा दिया, लेकिन आप बाद में आते आते अंतिम चरण में किस प्रकार की भाषा का और किस प्रकार की कैंपेन का आपने प्रयोग किया वो पूरी देश की जनता ने देखा। लेकिन वो तो हर तरफ से आपकी भी महागठबंधन के साथ ही लालू प्रसाद यादव ने तो कहा ही ना, कहीं ब्रह्म प्रसाद किसी को कह रहे हैं, लेकिन आपकी ओर से भी कम बयानबाजी नहीं हुई है। अगर एनडीए की ओर से बयान दिए गए तो आप लोग भी बराबर के हिस्सेदार रहे, आप लोगों ने भी उसी तरीके से जवाब दिया है या कई मामलों में तो पहल भी की है। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस की विरासत छोड़े, अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत देख लेते तो प्रधानमंत्री जी इस तरह की भाषा का और इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाकर जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, वर्तमान में गठबंधन की देश में सरकार चल रही है और स्पष्ट बहुमत है भारतीय जनता पार्टी को, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इससे यह संदेश जाता है कि नीचे का कार्यकर्ता और नीचे के वर्कर किस प्रकार की बात बोल रहे होंगे। पूरे समाज को दूषित करने का काम और माहौल खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। विकास